वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है फ्लो डेल्टा पी ट्रांसमीटर फ्लक्चुएटिंग कॉज एंड द सॉल्यूशंस। अगर आप इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं या आप मेंटेनेंस में या इंस्ट्रूमेंट में एज इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियन या इंस्ट्रूमेंट फील्ड में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मोस्टली आता है फ़्लो के लूप में कि एक डेल्टा पी ट्रांसमीटर जो है, फ़्लो डेल्टा पी ट्रांसमीटर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपकी फ़्लो की जो रीडिंग है फ्लक्चुएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। आज हम इसी के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग की कौन कौन से कॉजेज़ हैं और हम उनको कैसे जो है वो कॉजेज़ वो इशू जो हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशन में बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर के क्यों फ्लक्चुएट करता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी आप प्लांट के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपको ये कंप्लेंट आती है कि ये फ़लाँ टैग नंबर फ़लाँ फ्लो ट्रांसमीटर फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लो रीडिंग स्मूथ नहीं है, लीनियर नहीं है, तो प्लीज़ अटेंड दिस जॉब। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे प्रोफेशन आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी प्रोसेस की फ़्लो लाइन है, ये फ़्लो लाइन है और ये हमारा ऑरिफिस प्लेट जो है वो इंस्टॉल्ड है। आपको पता है कि डेल्टा पी ट्रांसमीटर से अगर हमने फ़्लो मेज़र करना है तो हमें वहाँ पर प्राइमरी फ़्लो एलिमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको हम ऑरिफिस कहते हैं, या दूसरा प्राइमरी एलिमेंट्स भी रह सकता है, वेंचुरी ट्यूब भी रह सकती है, पिटर ट्यूब या अनोबार, कुछ भी जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ऑरिफिस जो है ये इस लाइन में ऑरिफिस इंस्टॉल्ड है, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऑरिफिस इंस्टॉल्ड है और उसी ऑरिफिस के ज़रिए ही हम डेल्टा पी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और हमारा ये फ़्लो ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है, जिससे हम इस प्रोसेस लाइन का फ़्लो जो है वो मेज़र कर रहे हैं। ये हमारा फ़्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, जिसको FRC भी कहा जाता है। बाज़ प्लांट्स पर नॉर्मली में स्टैंडर्ड जो है ये FCB होता है, यानी फ़्लो कंट्रोल वाल्व। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये कंप्लेंट मिली है कि आपने ये कंप्लेंट अटेंड करनी है कि हमारा ये फ़्लो ट्रांसमीटर जो है, ये फ़्लो रीडिंग जो है, जिसकी रेंज जो है 0 to 700 टन पर आवर है, 700 टन पर आवर है। ये रीडिंग जो है ये स्मूथ नहीं है, यानी क्या हो रहा है रीडिंग, यानी ये हमारा 0 है, ये हमारा 700 टन पर आवर है, ठीक है। अभी ये फ़्लो हो रहा है, यानी सपोज़ में नॉर्मल में फ़्लो जो है हमारा 300 रहता है। हम फ्लक्चुएटिंग का आपको बताते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारा ग्राफिक्स लाइन हो गई, नॉर्मल में 300 सेट पॉइंट है। अभी ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ़्लो हमारा 300 से बिलो, 300 से अबव, ये यानी कि ये प्रॉब्लम जो है ये ग्राफ में हम आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये फ़्लो जो है वो कभी 300 होता है, कभी 200 होता है, कभी 400 होता है, कभी 450 होता है। तो ये प्रॉब्लम है, यानी फ़्लो जो है वो स्मूथ नहीं है, फ़्लो स्मूथ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो आ रही है। तो आप कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो चेक करेंगे जिससे हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए।
सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस फ्लो ट्रांसमीटर की डाटा शीट चेक करेंगे। डाटा शीट में फ्लो ट्रांसमीटर की रेंज कितनी है, यानी कि इंजीनियरिंग रेंज कितनी है इस फ्लो ट्रांसमीटर की। सपोज़ कि इस फ्लो ट्रांसमीटर की रेंज है 0 to 5000 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। अभी सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि आपने इस फ्लो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। अभी कैलिब्रेशन आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपने ये रूट वाल जो है ये आइसोलेट करवाने हैं, रूट वाल आइसोलेट करवाने हैं, पहला स्टेप ये है। उसके बाद आपने ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर का मैनीफोल्ड है, और रूट वाल के बाद ये देखें कि इस हमारी इम्पल्स लाइन, इसको इम्पल्स लाइन कहते हैं, ये हमारी HP है, ये हमारी HP इम्पल्स लाइन है, और ये हमारी LP इम्पल्स लाइन है। यानी जिस तरफ से ओरिफिस प्लेट की इनलेट पे जो प्रेशर होता है वो हमारी हाई प्रेशर इम्पल्स लाइन होती है, और जो डाउन स्ट्रीम पर रहती है वहाँ पर लो प्रेशर रहता है। जे वहाँ से हम ये लो प्रेशर की इम्पल्स लाइन जो है वो टैपिंग जो है वो लेते हैं। ये हमारे मैनीफोल्ड में यहाँ पर कनेक्टेड है। तो रूट वाल के बाद इसको रूट वाल कहते हैं। ये जहन में रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये आइसोलेशन वाल जो है ये रूट वाल है, रूट वाल, ये रूट वाल है। रूट वाल के बाद ये हमारे मैनीफोल्ड से पहले यहाँ पर दो आइसोलेशन वाल आपको मिलेंगे, HP और LP दोनों साइड पर, और फिर इसके बाद हमारा ये मैनीफोल्ड है। मैनीफोल्ड इटसेल्फ के जो हैं वो दो आइसोलेशन वाल्स रहते हैं, और इनके सेंटर में एक ये वाल जो रहता है जिसको हम इक्वलाइज़र कहते हैं। सेंटर में एक वाल होता है जिसको इक्वलाइज़र कहते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रूट वाल जो है वो क्रॉस करवाने हैं। रूट वाल क्रॉस करवाने के बाद आपने जो है ये दोनों वाल जो आपकी इम्पल्स लाइन पे लगे हुए हैं इनको भी आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने के बाद आपने ये जो ट्रांसमीटर जो है वो हमारा, इसके डायाफ्राम पे HP और LP साइड पर हमारे वेंट प्लग लगे रहते हैं, ये वेंट प्लग लगे रहते हैं। इन दोनों वेंट से आपने इसको, इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कंप्लीट डिप्रेशराइज कर देना है। लेकिन डिप्रेशर कैसे करेंगे, जब आपने ये दोनों वायर आइसोलेट किए तो उसके बाद कौन सा स्टेप आपने करना है, आपने इक्वलाइज़र ओपन करना है। इक्वलाइज़र ओपन किया तो ये HP और LP ये मैनीफोल्ड की तरफ से जितना भी प्रेशर है वो इक्वलाइज्ड हो जाएगा, और आपका DP सेल जो है वो डायाफ्राम, क्योंकि इस डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर पे हाई साइड पे भी डायाफ्राम है और लो साइड पे भी डायाफ्राम है। अगर आप इसको आइसोलेट नहीं करेंगे और वन साइड ड्रेन करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आपका इस ट्रांसमीटर का जो डायाफ्राम जो है वो डैमेज हो जाए, क्योंकि दूसरी साइड का प्रेशर जो है वो इस डायाफ्राम को अपोजिट साइड पे कम्प्लीटली पुश कर देगा, जिससे ये डैमेज हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो मैनीफोल्ड ओपन करने के बाद प्रेशर को इक्वलाइज़ करेंगे, और इक्वलाइज़ करने के बाद आपने ड्रेन कर देना है। ड्रेन करने के बाद आपने हाई साइड पर अपनी फिटिंग जो है वो कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो प्रेशर सोर्स जो है, ये प्रेशर सोर्स आपने कनेक्ट करना है, ये प्रेशर सोर्स है, ठीक है। प्रेशर सोर्स लगाने के बाद ये इसको आपने ओपन रखना है, लो साइड को आपने ओपन रखना है, यानी इसको क्लोज़ नहीं करना है। आपने एटमॉस्फेरिक में इस वेंट को ओपन कर देना है, और हाई साइड पे अपना सेटअप लगा लेना है प्रेशर सोर्स का। प्रेशर सोर्स का जब आप सेट लगाएंगे तो वहाँ पर आपने ये 0 to 5000 mm H2O प्रेशर अप्लाइड करके आपने ट्रांसमीटर की आउटपुट कंफर्म करनी है। अगर 5000 mm H2O पर आपका ट्रांसमीटर जो है वो 20 मिलीएम्स दे रहा है, तो इसका मतलब आपका ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन परफेक्ट है। बिटवीन के 0, 50 और 103 स्टेप्स आपने कंफर्म करने हैं। फिर आपने 50% कंफर्म कर लेना है और 0 कंफर्म कर लेना है। 0 पे आपके ट्रांसमीटर के 4 होने चाहिए, 50 पे 12 मिलीएम्स होने चाहिए, और 5000 mm पे 20 मिलीएम्स होने चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने कंफर्म कर लेने हैं। जब ये पॉइंट आपने कंफर्म कर लिए कि आपका ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन ठीक है, वन स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे
कि आपने अपना प्रेशर सोर्स जो है वो डिस्कनेक्ट कर लेना है, प्रेशर सोर्स से रिमूव करना है, और ये वेंट वाल्व भी जो है वो इसको ओपन कर लेना है, ये वेंट वाल्व भी ओपन कर लेना है। ये हम इस ट्रांसमीटर की जहाँ पर ड्रेन पॉइंट नहीं रहता, बहुत सारे ट्रांसमीटर में इस जगह पर जो है वो यानी टी लगाकर इस ट्रांसमीटर से ड्रेन वाल जो हैं वो 2 लगा दिए जाते हैं, जिनको हम एज ए अपनी इम्पल्स लाइन की फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वेंट से फ्लश कर सकते हैं, या फिर आपने जो है ये अपने ड्रेन वाल या HP LP साइड पे दोनों पे जो ड्रेन वाल हैं इनके ज़रिए आप फ्लश कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये रूट वाल आपने ओपन करवाने हैं, और ये वाल भी जो है वो स्लोली क्रैक ओपन आपने करने हैं, और फिर स्लोली जो है वो क्रैक ओपन आपने ये ड्रेन वाल जो हैं ये ड्रेन वाल ओपन करने हैं HP और LP के। यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर मैनीफोल्ड से फुली आइसोलेटेड है, आपके ट्रांसमीटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी इम्पल्स लाइन जो है HP और LP की क्लियर है या चोक है। अगर इसमें कुछ चोक रहेगी तो इस चोक होने की वजह से भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। हमारा प्रॉब्लम है कि ये फ़्लो हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा फ़्लो जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, हमने उस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करना है। ठीक है, अभी इस इम्पल्स लाइन को हमने फ्लश करना है। अगर आपको मेक श्योर हो गया कि हमारी HP इम्पल्स लाइन और LP इम्पल्स लाइन दोनों क्लियर हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि माइनर चोक और पार्शियली चोक भी रहेगी, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आता है। ये आपने फ्लशिंग करने के बाद आपने ट्रांसमीटर को जो है वो लाइंड अप कर देना है, ट्रांसमीटर को आपने लाइंड अप कर देना है। लाइंड अप करने के बाद फिर आपने रिकॉर्ड चेक करना है कि हम आपका ये फ़्लो की जो फ्लक्चुएशन है, ये आपके फ़्लो की फ्लक्चुएशन जितनी पहले थी क्या है कि उतनी ही है या कम हुई है। यानी ये हमारा 0 है, ये हमारा 700 टन पर आवर है। पहले हमारे फ़्लो की फ्लक्चुएशन जो थी यहाँ पर थी, यानी ये हमारा 300 टन पर आवर जो फ़्लो है। तो पहले हमारे फ़्लो की फ्लक्चुएशन इस जगह पर थी। अभी फ्लशिंग करने के बाद आपने इसको देखना है, कंफर्म करना। जब आपने लाइन अप किया तो आपने अपना मल्टीमीटर जो है वो यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने मिली एम्स इसके जो है वो मॉनिटर करने हैं कि क्या रिज़ल्ट है। और DCS पर भी आप ट्रेंड देख सकते हैं। DCS पे आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको जो है ये चीज़ वाज़े नज़र आएगी कि ये क्या डिफरेंस है, पहले से हमारा फ़्लो स्मूथ हुआ है या ये फ्लक्चुएशन इंक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज़ होगी, यानी पहले से स्मूथ हो जाएगा। ये 1 पॉइंट ये हो गया कि फ्लक्चुएशन जो है वो आपके पार्शियल, मेन जो मुद्दा यहाँ पर है कि अगर इम्पल्स लाइन में पार्शियल चोक रहेगी या आपके ट्रांसमीटर के जो मैनीफोल्ड है इसके अंदर पार्शियल चोक रहेगी या आपका ट्रांसमीटर माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो आपने ये स्टेप जो हैं फर्स्ट कैलिब्रेशन के और उसके बाद फ्लशिंग के, ये दोनों स्टेप जो हैं वो आपने कंफर्म करने हैं। ये कंफर्म करने के बाद आपने मॉनिटर करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर स्टिल सेम फ्लक्चुएशन हो रही है तो आपने क्या करना है कि ये लूप हमारा ये फ़्लो कंट्रोल वाल है और ये फ़्लो ट्रांसमीटर है, आपने इस लूप को DCS से मैनुअल पे ट्रांसफ़र करवा देना है। मैनुअल पे ट्रांसफ़र करवाने के बाद आपने ये देखना है कि आपके फ़्लो की क्या कंडीशन है। अगर स्टिल सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके जो एक्चुअल फ्लक्चुएशन हो रही है इस प्रोसेस में, क्योंकि अभी आपने लूप जो है मैनुअल पे करवा दिया है लेकिन फ़्लो जो है सेम वेरिएशन के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपका कंट्रोल वाल, पहले हो सकता है कि आपका कंट्रोलर जो है वो ऑटो मोड में था, वो आपने जो जितना भी 300 टन पर आवर जो सेट पॉइंट दिया था उस सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, उतना फ़्लो मेंटेन करने के लिए कंट्रोल वाल जो है वो ऑपरेट हो रहा था। कंट्रोलर उसको सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा था कि मैंने इतना जो फ़्लो है
वो कंट्रोल करना है, आप इसी हिसाब से ओपन और क्लोज हो जाइए, ठीक है। उसी हिसाब से कंट्रोलर जो है वो आपका कंट्रोल वाल्व जो है वो कंट्रोलर के सिग्नल के प्रोपोर्शनल जो है वो ऑपरेट होगा और ट्राई टू मेंटेन करेगा 300 टन पर आवर फ्लो। लेकिन अगर फ्लो आपकी फ्लक्चुएशन सेम थी, आपने क्या किया, आपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट को बोलकर ये लूप जो है वो मैनुअल पे ट्रांसफ़र करवा देना है। मैनुअल पे ट्रांसफ़र करने के बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है कि आपके फ़्लो की जो फ्लक्चुएशन जो हो रही थी उसका क्या स्टेटस है। अगर सेम स्टेटस है तो इसका मतलब कि इस प्रोसेस में एक्चुअल वेरिएशन है। ये प्रोसेस का ये लूप है, इसमें बहुत सारी कॉजेज़ भी हो सकती हैं। इसमें प्रोसेस लूप में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है या कंट्रोल वाल्व की जो बॉडी प्लग और सीट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कंट्रोल वाल्व की बॉडी प्लग और सीट को कंफर्म करना है तो फिर हम इसको बाईपास जो है इसका कंट्रोल वाल्व का उस प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये हम लेटर आपको बाद में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस कंट्रोल वाल्व को बाईपास हमने कैसे करवाना है, ये एक्सप्लेन करते हैं आपको लेटर में। फिर जो है इसका मतलब अगर प्रोसेस लूप में ये चीज़ आ रही है तो आपने क्या करना है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को कहना है कि आपके प्रोसेस में एक्चुअल वेरिएशन है, आप अपने प्रोसेस को लीनियराइज कीजिए। जब वो अपने वो प्रोसेस को कंफर्म कर लेंगे तो फिर आपने ये जो है वो इसका स्टेटस देखना है कि आपके फ़्लो की रीडिंग जो है वो उसका क्या स्टेटस है। आप DCS पे ट्रेंड कर सकते हैं या अपने ट्रांसमीटर के साथ मल्टीमीटर कनेक्ट करके जो है वो आप मिलियम्स आउटपुट की उसका स्टेटस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। अगर लूप जो है वो प्रोसेस वालों ने कंफर्म कर लिया कि वो यानी कहते हैं कि हमारा प्रोसेस ठीक है लेकिन स्टिल फ्लो में वेरिएशन आ रही है, तो फिर हम इस कंट्रोल वाल्व के बाईपास की तरफ जाएंगे। अभी बाईपास हम कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि ये हमारा, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारा कंट्रोल वाल्व है। यहाँ कंट्रोल वाल्व के अप स्ट्रीम पर भी एक आइसोलेशन वाल्व होता है और डाउन स्ट्रीम पर भी आइसोलेशन वाल्व होता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम पर भी आइसोलेशन वाल्व होता है और यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ से एक बाईपास लाइन जो है वो कनेक्टेड होती है जिसमें एक आइसोलेशन वाल्व जो है वो मैनुअल वाल्व आप कह सकते हैं कि इंस्टॉल्ड रहता है और ये आगे जाके इस लाइन में जो है वो कनेक्ट होता है। अभी क्या करेंगे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को आपने रिक्वेस्ट करनी है कि इस कंट्रोल वाल्व को बाईपास में करें। बाईपास फॉर्म में करेंगे आज और जो यानी इस कंट्रोल वाल्व को वो आइसोलेट कर देंगे और अपने प्रोसेस को इस मैनुअल वाल्व के थ्रू जो है वो लूप में लेंगे। जब इस मैनुअल वाल्व के थ्रू इस लूप में लेंगे तो अभी क्या होगा, फिर आपने स्टेटस चेक करना है कि आपका फ़्लो का स्टेटस क्या है। अगर आपका फ़्लो का स्टेटस जो है वो स्मूथ हो गया तो इसका मतलब कि आपके कंट्रोल वाल्व में प्रॉब्लम है, कंट्रोल वाल्व में इंटरनल प्रॉब्लम है, कंट्रोल वाल्व के इंटरनल में प्रॉब्लम है इसकी प्लग और सीट में, यानी इसको ओवरहॉल और इसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। तो ये काज और सॉल्यूशन है इसका डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर की फ्लक्चुएशन को कैसे हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं और इसकी रीज़न्स क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसका जो है वो रिज़ॉल्व क्या है। तो अगर आपने ये नेक्स्ट स्टेप, अगर इस स्टेप से जो है वो आपका फ़्लो स्टिल फ्लक्चुएट कर रहा है, फ़्लो, तो ये काज भी हो सकती है कि जो आपकी ओरिफिस जो है यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड है इसके इंटरनल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस लाइन को की चोकिंग की कॉज जो है वो बन सकती है। ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि काफ़ी लंबा जो है वो ये कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है फ्लक्चुएशन का। अगर कोई लूप ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी बहुत सारी काजेज़ होती हैं और अभी एक और काज इसमें होती है
कि अगर आपके कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसकी वजह से भी कैलिब्रेशन इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। आप रिकैलिब्रेट करेंगे कंट्रोल वाल को, और सम टाइम जो है वो क्या होता है कि आपका जो लूप जो है, फ्लो कंट्रोलर जो है, उसको ट्यून्ड करना पड़ता है। आप उसकी ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ट्यूनिंग करेंगे तो ये फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम यानी कि बाई ट्यूनिंग जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। एक तो ट्यूनिंग की वजह से, कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन, कंट्रोल वॉल की ओवरहॉलिंग, ट्रांसमीटर की इम्पल्स लाइन फ्लशिंग और ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन, ये चीज़ें जो हैं वो आपने कंफर्म करनी हैं। ये जितने स्टेप जो है वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि फ्लक्चुएशन की ये कॉजेज़ हैं, और आपने इस फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम को ऐसे रिज़ॉल्व करना है। और उसके आखिर में हम एक अहम पॉइंट जो है वो आपको एक साथ शेयर कर देते हैं कि अगर आपका ये कंप्लीट लूप यानी कि ये 2 वायर सिस्टम जो है वो आपका 2 केबल जो रहती हैं आपकी ट्रांसमीटर की, जेबी ट्रांसमीटर से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक, एक ये, और आपके मार्शलिंग कैबिनेट से लेकर आपके कंट्रोल वॉल तक की जो सिग्नल केबल्स आ रही हैं, इनकी टर्मिनेशन आपने कंफर्म करनी है, इंक्लूडिंग जंक्शन बॉक्स। यानी कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट के कनेक्शन से पहले एक बीच में जेबी लगाया जाता है जिसको हम जंक्शन बॉक्स कहा जाता है। उस जंक्शन बॉक्स तक जो है वो अपने फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक जो है वो कंप्लीट आपकी टर्मिनेशन जो है वो उसको कंफर्म करनी है कि कहीं कुछ लूजनेस तो नहीं है। और कोई लूज़ होगा कनेक्शन आपका और सिग्नल चैटरिंग की वजह से भी आपके फ्लो में जो है वो फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो प्रोफेशनल ये बहुत ही यानी कि चंद पॉइंट्स ये थे डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर की फ्लक्चुएशन के कॉजेज़ और उनका जो है वो हल क्या है, उनका सलूशन क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।